हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबके मेरे इस चैनल श्री जी फाउंडेशन पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सीरीज लेकर के आया हूं मैं, और ये सीरीज काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप किसी का वीडियो देखते हो तो उसमें 4 ऑप्शंस भी आपको पढ़ना पड़ता है। मैं स्पेशली रिवीजन की बात कर रहा हूँ। रिवीजन करते वक्त तो 4 ऑप्शन को पढ़ करके आप 3 ऑप्शन के पढ़ने का समय आप बर्बाद करते हो, यानी कि आपका करीब करीब 75% ये जो आपका समय है 4 ऑप्शन का, वो बर्बाद जाता है। आज मैं आपका रिवीजन का एक नया तरीका लेकर के आया हूँ कि जब आपको क्वेश्चन के साथ आंसर याद करना ही है तो 4 ऑप्शन क्यों, मैं क्यों कोशिश करूं कि आप मेरे वीडियो पर ज़्यादा देर बने रहो, जिससे मुझे वॉच टाइम मिले और मेरा चैनल ज़्यादा प्रमोट हो। नहीं दोस्तों, मैं आपके पास आपके लिए करीब करीब 3000 क्वेश्चंस के लिए 3000 क्वेश्चंस का सेट लेकर आऊँगा, जिसमें आप एक एक वीडियो करके सभी को कवर करोगे और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिविज़न हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय की कीमत क्या होती है। फालतू के गलत ऑप्शन पढ़ करके आंसर देने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन के साथ सही आंसर पढ़ो और आगे निकलो, जिससे कि एग्जाम में जैसे ही आपको वो ऑप्शन मिले तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसका सही आंसर तो ये है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है अपना फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसमें हम स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 60 क्वेश्चन तो जरूर कवर हो, और या फिर 40 मिनट के अंदर ही मैं 60 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से लगातार करीब करीब 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगा, जो एग्जाम से पहले पहले सारी रिविजन में आपके करवा दूंगा। परेशान ना हो, बने रहना। बस आपको एक काम करना है कि आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा नहीं। आपको सर्च करके आना पड़ेगा, फिर आप भूल जाओगे तो फिर बात ही नहीं है। लगातार सीरीज आएंगे दोस्तों, लगातार कंटिन्यूअस सीरीज आने वाले हैं, और जल्दी फास्ट रिवीजन करना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि चैनल अभी नया है। सही बात बता रहा हूँ, चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ। मेरे पास जितना नॉलेज होगा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर। नो ऑप्शन, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दूंगा, और ना ही किसी भी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों ये बताओ इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैं सीधे आपको रिवीजन कराने आया हूं और रिवीजन ही करवाऊंगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड इज द टर्म फिलोसॉफी डिराइव्ड, यानी कि क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में पढ़े तो फिलोसॉफी शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है। आंसर है इसका फिलोसफिया, यानी कि फिलोसफिया का मतलब होता है ज्ञान का प्रेम, यानी कि लव ऑफ विजडम। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फिलोसफिया। जो 2 पार्ट है वर्ल्ड फिलोसफिया, यानी कि जो फिलोसफिया जो वर्ड है उसका 2 पार्ट क्या है। फिलोसफिया शब्द के 2 घटक कौन से, यानी किन 2 शब्दों से मिलकर के फिलोसफिया बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, फिलोसफिया जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ अपना फिलोस, जिसका मतलब होता है लव, और एक बना हुआ सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम। यानी लव का मतलब हो गया प्रेम और सोफिया का मतलब हो गया ज्ञान। जहां पर प्रेम और ज्ञान है वही क्या कहलाता है, फिलोसफिया कहलाता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लगातार हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, ध्यान मत भटकाना अपना, जिससे कि रिविजन पर किसी भी तरह की रुकावट आए। यानी कि दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से करो, बाकी फालतू में हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हु फर्स्ट यूज द वर्ड फिलोसफी, फिलोसफी वर्ड का सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया, यानी जो फिलोसफी है इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस ने किया था। किसने किया था दोस्तों, पाइथागोरस ने किया था। फिर बता रहा हूं, पाइथागोरस ने फिलोसफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया। 3 नंबर हो गया। हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड दर्शन मीन इन इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है आपका सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव या दृष्टि। इट मीन्स डायरेक्ट विजन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। सच्चाई, दर्शन का मतलब समझना। सच्चाई का मतलब क्या होता है, सत्य ही ईश्वर है। दर्शन में सत्य किसे माना गया है, ईश्वर को माना गया है। और बता रहा है कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव यानी ईश्वर का साक्षात्कार या सत्य की दृष्टि ही क्या होता है, भारतीय परंपरा में दर्शन का अर्थ है। डायरेक्ट विजन किसका, और एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का
आपके प्रति प्रत्यक्ष अनुभूति ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में कुछ समझाना हो तो समझा भी दूं, जिससे कि अगर किसी को डाउट हो तो मैं उसको क्लियर कर दूं। और हाँ, अगर आपको उसके बावजूद भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट करो ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, मैं किस लिए हूँ। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा दोस्तों। व्हाई इज फिलोसफी कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर दर्शन शास्त्र को सभी विज्ञानों की माता क्यों कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को सभी विज्ञानों का माता कहते हैं, क्यों, क्या कारण है? बिकॉज ऑल साइंसेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी, क्योंकि सभी विज्ञानों की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। जननी कहते हैं ना, माता कहते हैं। तो हाँ, जैसे मान लो कि हम सब, जैसे मान लो कि सभी जितने भी हमारे मेल क्रिएचर से या फीमेल हो, कोई भी हो, सबका क्रिएचर मतलब सब जन्म तो लेते हैं ना। तो जन्म जब लेते हैं तो जननी तो कहते हैं ना माँ को। तो जब दर्शन शास्त्र से सारे विज्ञानों की जन्म हुई है तो इसलिए हम दर्शन शास्त्र को क्या कहेंगे, जननी कहेंगे। तो सभी विज्ञानों की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से सभी की उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी? फिलोसफी वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग क्या है, यानी शब्द का साधारण अर्थ क्या है? तो लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान से प्रेम, या ज्ञान और प्रेम, ज्ञान का प्रेम, जैसा भी आपका ऑप्शन रहेगा आप आंसर टिक कर सकते हो। हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ द आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी? यानी कि आदर्शवादी दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आदर्शवादी दर्शन का प्रवर्तक, मैंने पिछले जो अपने वीडियोस बनाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो सुकरात है और जो प्लेटो है, ये दोनों के दोनों आदर्शवाद के प्रवर्तक थे, आदर्शवाद के समर्थक थे। और जो हमारे अरस्तु थे वो अरस्तु रियलिज्म यानी यथार्थवाद से संबंधित रखते थे। तो आदर्शवाद के जनक किसे मानते? प्लेटो को मानते। किसे मानते? प्लेटो को मानते। प्लेटो को गुरु का नाम क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला, हु इज रिगार्डेड एज द मेन थिंकर ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का मेन थिंकर, देखो अभी हम बात कर रहे थे भी आ ही गए, यानी कि यथार्थवाद का प्रमुख विचारक कौन है? ऑब्वियसली दोस्तों अरस्तु है, ठीक है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल इज द मेन थिंकर ऑफ रियलिज्म। अरस्तु किसका? यथार्थवाद के प्रमुख विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म? यानी प्रयोजनवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रयोजनवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इसने प्रयोजनवाद का विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, बीच में आपको समझाने के लिए आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। विच फिलोसोफर इज स्ट्रांगली लाइक्ड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म? यानी अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ प्रमुख दार्शनिक कौन है? अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ प्रमुख दार्शनिक कौन है? तो जीन पॉल सार्त्र। जीन पॉल सार्त्र, जीन पॉल सार्त्र, ये है हमारे अस्तित्ववाद से जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक है, जीन पॉल सार्त्र। याद रखना दोस्तों, रिवीजन करने का तरीका इससे बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ और साइड में आपको कंटेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे रिवीजन के वक्त स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे आपको दिखाना जो है ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक कोने में मैं सही हूँ, आई एम फीलिंग गुड, ठीक है, लेकिन मेन जो कंटेंट है वो आपको साइड में दिखना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फोकस बनाए रखिए अपना। अस्तित्ववाद से जुड़ी प्रमुख जुड़ा प्रमुख दार्शनिक कौन है? जीन पॉल सार्त्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड सोफिया? सोफिया जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? सोफिया शब्द का मतलब क्या है? तो दोस्तों सोफिया शब्द का मतलब क्या है? विजडम, ज्ञान। मैंने आपको कहा था फिलोस का अर्थ अलग है। फिलोस का अर्थ क्या है? प्रेम है। देखो ऐसे ही याद रखना आप, फिलोस किससे शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है ना। अब प्रेम किससे शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है, यानी फिलोस और प्रेम, ठीक है। और सोफिया और ज्ञान, आप एक पता चल जाएगा तो दूसरा आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड फिलोस? फिलोस का अर्थ क्या है? तो ग्रीक वर्ड फिलोस का अर्थ है लव और अफेक्शन, प्रेम या स्नेह। ग्रीक वर्ड फिलोस का क्या अर्थ है? लव या अफेक्शन, यानी कि प्रेम और स्नेह। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, लगभग हजारों क्वेश्चन का ये एक शुरुआत है, यानी मीलों लंबी रास्ता का ये एक पहला कदम है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप बस वीडियो में बने रहना, मेरी मदद करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए बस सब्सक्राइब कर देना, यही मुझे आपसे चाहिए, और पढ़ लेना थोड़ा सा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, हु सेड दैट ओनली गॉड इज फुल्ली वाइज नॉट मैन? किसका कहना है, यानी किसका मानना है कि पूर्ण ज्ञानी केवल ईश्वर है, मनुष्य नहीं है?
कौन मानता है कि इस ज्ञानी जो है पूरी तरीके से जो पूर्ण ज्ञानी है वो मात्र ईश्वर है, मनुष्य नहीं? तो ये किसका मानना है? पाइथागोरस का मानना है। ध्यान रखना, पाइथागोरस का मानना है कि पूरी तरीके से जो ज्ञानी है वो ईश्वर है, मनुष्य पूरी तरीके से ज्ञानी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। फ्रॉम विच संस्कृत रूट इज द वर्ड दर्शन डिराइव्ड, यानी कि दर्शन शब्द किस संस्कृत धातु से निकला है? दर्शन शब्द किस संस्कृत धातु से निकला है? तो आंसर है आपका फ्रॉम द रूट दृश्य, मीनिंग टू सी और ऑब्जर्व। इसका मतलब होता है दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ है देखना या अवलोकन करना। देखना या अवलोकन करना दृश्य धातु से निकला हुआ है। और दर्शन शब्द मतलब दर्शन शब्द का सांस्कृतिक एक होता है ना, जैसे मान लो अभी हम कोई बोलचाल में सपोज मान लो कि हम लोग एक डॉग है, डॉगों को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वही हम संस्कृत में जाएंगे तो उसको स्वान बोलते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, संस्कृत से निकल करके कुछ शब्द हिंदी में आते हैं तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो उनका जो रूट है वो संस्कृत में किस वर्ड से, किस शब्द से है, ये होता है धातु। तो यही बता रहा है दर्शन शब्द जो है संस्कृत में किस धातु से निकला है, तो दृश्य धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है देखना या अवलोकन करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन इंडिया थॉट What does the word दर्शन मीन्स? अब इंडियन थॉट में, भारतीय विचार में दर्शन का मतलब क्या है? भारतीय विचार में दर्शन शब्द का क्या भाव है? इसका भाव है डायरेक्शन, डायरेक्ट विजन और एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव ही दर्शन कहलाता है। भारतीय विचारधारा में दर्शन को सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। अब एक बात बताओ, दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव को? तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होने का मतलब ही हो गया कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ज्ञान का प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं ना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना यानी सत्य की प्राप्ति हो जाना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो रियली। मतलब मेरा चैनल भले ही नया हो लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं चाहूँगा कि आपको ईजी तरीके से मैं रिवीजन करवा दूँ। और कभी कभी कोई पॉइंट हो, कोई मुद्दा हो, अभी तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेकर आने वाला हूँ, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, वर्ल्ड जियोग्राफी हो, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एनसीईआरटी जो नए निकले हैं उन सबको कवर करने वाला हूं। इसीलिए बता रहा हूं कि आप अगर शानदार और फास्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी स्टडीज द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करती है? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में हमें बताती है? तो वो है ज्ञान मीमांसा। क्या है ये? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, दर्शन की शाखा जो किस पे ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करती है। देखो कभी कभी इसमें क्या है ना कि अधिकतर जो है ना वर्ड आपको मिलता जुलता मिल जाएगा, जिससे आप बहुत क्वेश्चंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन से मिलते जुलते मिल जाते हैं और उसका आंसर भी वही होता है। ठीक है, तो ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन ज्ञान मीमांसा ही करेगी, है ना, कोई इकोनॉमिक्स थोड़ी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डील्स विथ मोरल प्रिंसिपल्स? फिलोसॉफी का यानी दर्शन की कौन सी शाखा नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया ना, बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाते हैं। नैतिक सिद्धांत, ज्ञान से संबंधित कौन से भाई दर्शन है? तो ज्ञान, दर्शन की कौन सी शाखा है जो ज्ञान से संबंधित है? तो वो हो गया आपका दर्शन शास्त्र। उसी तरीके से ज्ञान से संबंधित हो गया आपका ज्ञान मीमांसा। उसी तरीके से नैतिक सिद्धांतों से संबंधित कौन से? नैतिक सिद्धांतों से संबंधित जो होगा नैतिक शास्त्र होगा, इथिक्स होगा। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज अबाउट रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता और अस्तित्व से संबंधित है? वास्तविकता और अस्तित्व यानी जो रियलिटी में है, यथार्थ में है ना, वो संबंधित, उससे संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, उसका आंसर है तत्व मीमांसा। क्या है? मेटाफिजिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा तत्व मीमांसा से। अब आप बोलोगे क्वेश्चन से इसका तो रिलेशन नहीं है, मैं बताता हूं। वास्तविकता और अस्तित्व से संबंधित है। क्या हम अस्तित्व में हैं? हम अस्तित्व में हैं, तो हमारे जो है ना, हमारा जो, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये भी पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तत्व का ज्ञान होते ही हमें अपना ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान होते ही हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान होते ही हमें सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तत्व के ज्ञान होते ही आप पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे, तत्व के ज्ञान होते ही आपका वैराग्य हो जाएगा इस संसार से, और तत्व के ज्ञान होते ही आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आप यहाँ पर हो ही नहीं, यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो तत्व मीमांसा से ही हमें पता चलता अस्तित्ववाद और वास्तविकता का परिचय चलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी फोकसेस ऑन रीजनिंग, कौन सा ब्रांच किसका, यानी कि दर्शन की कौन सी शाखा तर्क और विचार पर केंद्रित है। तर्क और विचार पर, जब आप तर्क करोगे विचार करोगे तो वो तो तर्क शास्त्री होगा ना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो लॉजिक, लॉजिक यानी कि तर्क शास्त्र से संबंधित है कौन, दर्शन, ठीक है। तर्क शास्त्र से संबंधित है क्या, दर्शन की कौन सी शाखा संबंधित है तर्क शास्त्र से, दर्शन की सॉरी तर्क और विचार से, तो तर्क शास्त्र संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन है काफ़ी है, अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ, आपका समय भी बचाना और आपको अच्छे से रिवाइज भी करवाना है। ये नहीं कि फटाफट भाग जाओ और आपको कुछ समझ में भी ना आए, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी स्टडीज ब्यूटी एंड आर्ट, यानी कि दर्शन की कौन सी शाखा, दर्शन की कौन सी शाखा सौंदर्य और कला का अध्ययन करती है। सौंदर्य और कला, सौंदर्य और कला का अध्ययन कौन करेगा दोस्तों, तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र, ये सौंदर्य और कला का अध्ययन करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज रिलेटेड टू वैल्यूज, मूल्य से संबंधित, यानी दर्शन की कौन सी शाखा किससे संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है। दर्शन की कौन सी शाखा मूल्यों से संबंधित है, तो ये है आपका मूल्य शास्त्र यानी एक्सियोलॉजी, जियोलॉजी, ये आपका हो गया मूल्य शास्त्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज फिलोसॉफी कॉल्ड द मदर ऑफ साइंसेज, ये हमने पढ़ लिया है कि दर्शन को विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि अन्य सभी विज्ञान इसकी कोख से विकसित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बोला व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मुख्य उद्देश्य क्या है, दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बोल रहा क्या, टू सर्च फॉर ट्रूथ एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी सत्य और जीवन के अर्थ का खोज, जीवन का अर्थ खोजना, सत्य और जीवन का अर्थ खोजना क्या है, दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, बोल रहा विच एबिलिटी इज डेवलप्ड मोस्ट बाय फिलोसॉफी, यानी दर्शन से सबसे अधिक कौन सी क्षमता विकसित होती है, दर्शन से सबसे अधिक कौन सी क्षमता विकसित होती है, देन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत डीपली सोचना, आलोचनात्मक सोचना। देखो सही, एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका है सोचने का क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन करना। अगर आपसे किसी ने कहा, मान लेते हैं कि आपका एक बहुत ही शानदार और जिगरी दोस्त है और आपकी ही एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, दोस्तनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। अब क्या हुआ, एक दिन आपकी वो जो लेडी फ्रेंड है, लेडी फ्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं, जीए भी तो बोल नहीं सकते हैं ना, जो वो लड़की है जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आई आपके पास और उन्होंने आपके दूसरे दोस्त यानी कि जो बॉय है, जो लड़का है, उसके बारे में कुछ कहा, कुछ गलत कहा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बात कैसे मानते हो। अगर आपने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया तो आप मान जाओगे, और नहीं तो आपके लिए सोचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यार वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप इसकी बात मान लो लेकिन एक्सेप्ट मत करो, मतलब कहने का सुन लो, एक्सेप्ट बिल्कुल मत करो। अब आप, क्योंकि देखो सत्य कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप सोचते हो और सोचने का तरीका में अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, आप अगर सीधे उसकी बात मान लिया और उस लड़के का कोई गलती नहीं हुआ, तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इमेच्योर हो, ठीक है, एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं है, आप जीवन में इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग रखना है, यानी कि एक तरीके से आलोचनात्मक सोच रखना है कि ठीक है मैंने इसकी बात तो सुन ली, क्या ऐसा हो सकता है क्या, फिर भी मैं अपने तरीके से पता करूंगा। समझ में आ रही है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन एराइज करना है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, तो क्वेश्चन एराइज करो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट बाद में करना, पहले रियलिटी की खोज करो, वो आपका होता है आलोचनात्मक थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज कॉल्ड एस्ट्रिका, ठीक है, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा आस्तिक, आस्तिक कहलाती है, कौन सी शाखा कहलाती है, आस्तिक। अच्छा आस्तिक होता क्या है ये मुझे बताना। चलो आस्तिक में क्या है, देखो 8 चीज़ों का, अच्छा आस्तिक में यहाँ पे कुछ 6 चीज़ें बताई गई है। एक बोला गया न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये जो है भारतीय दर्शन की ये जो शाखाएं हैं ये आस्तिक कहलाती है। जो 6 शाखाएं, याद रखना, माफ़ कीजिएगा मैंने 8 बोल दिया था, मतलब ये जो 6 शाखाएं हैं दर्शन की, ये क्या कहलाती है, आस्तिक कहलाती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका एक न्याय है, एक वैशेषिक है, एक सांख्य है, एक योग है, और एक मीमांसा और एक वेदांता है। ये जो है 6 शाखाएं भारत में, भारतीय दर्शन में क्या कहलाती है, आस्तिक
कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी आर कॉल्ड नास्तिका। ध्यान रखना, एक आस्तिका हो गया और एक नास्तिका हो गया, यानी आस्तिक और नास्तिक। अब नास्तिक में क्या है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं नास्तिक कहलाती है, कौन सी शाखाएं नास्तिक कहलाती है, तो ये है आपका बौद्ध, जैन एवं चार्वाक। याद रखना, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिका कहते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका ऑफ इंडियन फिलोसॉफी आर कॉल्ड नास्तिका। ठीक है, इनको क्या करते हैं, भारतीय सागर दर्शन में नास्तिक कहते हैं इन्हें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कौन से लैटिन वर्ड से हुई है। एजुकेशन शब्द किस लैटिन शब्दों से निकला है या बना है, तो आपके पास आंसर है एजुकेयर और एडुसेरे। ठीक है, एडुकारे और एडुसेरे। ठीक है, एजुकेयर भी पढ़ सकते हो आप इसको। ठीक है, एजुकेयर और एडुसेरे शब्द से क्या निकला है, एजुकेशन निकला है। और एक बात बताऊं, देखो आपसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे चल एक काम कर, ज़्यादा इंग्लिश आती है ना, चल मुझे कुछ ऐसे शब्द के नाम बता, ऐसे शब्दों के बारे में बता जिनमें 5 वॉवेल्स आते हैं। वॉवेल्स होते हैं ना, AEIOU। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर देखो एजुकेशन शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा ना एजुकेशन। एजुकेशन में देखो 5 वॉवेल्स है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण भी बोल सकते हैं। ये 5 वॉवेल्स है। ए, यहाँ देखो A भी है, E भी है, I भी है, O भी है और U भी, यानी एजुकेशन शब्द में ये सारे, ये 5 के 5 एक जगह मिलते हैं। और कौन से शब्द है वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से शब्द में 5 वॉवेल्स आते हैं। एक कमेंट तो आपको बनता है, वो शब्द आप कमेंट करके नीचे लिख करके बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एजुकेयर मीन्स, या एजुकेयर का अर्थ क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है टू नॉरिश और टू ट्रेन, यानी पोषण करना या प्रशिक्षण देना। एजुकेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो पोषण करना या प्रशिक्षण देना। पोषण करना या प्रशिक्षण देना, एजुकेयर का मतलब क्या होता है, पोषण करना या प्रशिक्षण देना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला व्हाट डज एजुसेरे मीन्स, एजुसेरे का मतलब क्या होता है, एजुसेरे का अर्थ क्या है। तो एजुसेरे का अर्थ है, हमने पढ़ा था ना एजुकेशन कहाँ से मिला, तो एजुकेयर और एजुसेरे से। तो एजुसेरे का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग आउट और टू ड्रॉ फोर्थ, मतलब बाहर निकालना या प्रकट करना। बाहर निकालना या प्रकट करना क्या होता है, एजुसेरे का मतलब होता है बाहर निकालना या प्रकट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बोला व्हाट इज द संस्कृत रूट ऑफ द वर्ड शिक्षा। शिक्षा का संस्कृत रूट, इसका मतलब संस्कृत में एक किस शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब संस्कृत जो है, संस्कृत शिक्षा शब्द किस संस्कृत धातु से बना है, किससे बना दोस्तों, तो फ्रॉम शिक्ष मीनिंग टू लर्न, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सीखना। याद रहेगा। चलो 30 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गए और 30 क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी मैं 60 क्वेश्चन मैंने कोशिश किया था, मैंने टारगेट रखा था कि कम से कम 1 मिनट में एक क्वेश्चन करके मैं आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब आपका समय बर्बाद ना हो। लेकिन टारगेट था मेरा कि 40 से 50 मिनट के अंदर आपके इस 60 क्वेश्चन को कवर कर लूँ, जिससे कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी आसानी से करीब करीब कुछ मिनटों में, अगर आप चाहो तो मेरे वीडियो को 1.5x पे बढ़ा करके आप इस वीडियो को 20 से 25 मिनट में पूरी तरीके से कंप्लीटली देख लो। इससे क्या होगा कि आपका 1 घंटा का कंटेंट मात्र 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यानी कि अगला जो समय होगा उस समय में आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो, है ना। तो मतलब अच्छा है, मतलब एक समय में 2 वीडियो देख लो और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस समय की वैल्यू को अच्छे तरीके से समझ सकूं। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सच में ईश्वर भक्त हो तो कमेंट में अपने अपने आराध्य देव का नाम जरूर लिखना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी वगैरह, मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसी भी धर्म के हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। चलिए, और मैं आपको ऐसे बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे हिम्मत नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कोई देख ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, ब्रीफ प्रैक्टिकल। अब मैं आपको यही कहूँगा, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरे वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों तक, तभी तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग थोड़े बहुत भी मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, तो मैं और भी अच्छे अच्छे और बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए चलते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, इन इंडियन व्यू व्हाट डज द वर्ड शिक्षा मीन। भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का मतलब क्या होता है, भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का
क्या अर्थ है, क्या बता सकते हो? तो भारतीय दृष्टिकोण में है लर्निंग डिसिप्लिन एंड राइट कंडक्ट, यानी सीखना, अनुशासन और सही आचरण। सही आचरण समझ रहे हो ना? देखो अगर देख समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। शिक्षा का मतलब, भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक तो शिक्षा मतलब तो सीखना होता है, ये हर दृष्टिकोण में होगा, चाहे भारतीय दृष्टि हो या इंटरनेशनल दृष्टिकोण हो। शिक्षा का मतलब होगा सीखना। अनुशासन भी होगा हर दृष्टिकोण में, ठीक है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, मतलब वो शिक्षा है किस काम का? अगर उसमें डिसिप्लिन ही ना हो तो शिक्षा ही नहीं, अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाओगे। ऐसा मिसाइल जिसे कोई गाइड नहीं कर रहा, कहीं भी जाकर फूट जाए, वो होता है। मतलब इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक मिसाइल की तरह है ना, एक वेपन है शिक्षा। लेकिन अगर उस वेपन पे डिसिप्लिन का अगर आप कंट्रोल ना लगाओ तो फिर वो डिस्ट्रक्शन ही करेगा। लेकिन और एक चीज़ है, इनके साथ साथ एक सही आचरण भी होता है शिक्षा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, समझना मेरी बात, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो और किसी के सामने आप बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हो, जब कोई सामने वाला आपसे कुछ बोलता है, आपको कुछ कहता है और आप उसको ध्यान से सुनते हो, और जब वो चुप होता है तब आप रिप्लाई करते हो, ये सही आचरण है। अगर आप ऐसा करते हो कि सामने वाला अपना तो सुना दिया और सामने वाला का सुन ही नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका सही आचरण सही नहीं है, आपके अपने बड़ों के प्रति सही आचरण सही नहीं है, आपके अपने छोटों के प्रति सही आचरण सही नहीं है, आपके अपने व्यवसाय, अपने कार्यालय, अपने ऑफिसेज में, अपने क्लासेज में अगर सही आचरण सही, अगर आचरण ही सही नहीं है तो शिक्षा मतलब ऐसा हो गया, समझो कि आपने राख में हवन कर दिया, आपको कुछ नहीं मिला है। तो शिक्षा का सही मतलब क्या हो गया? एक तो सीखना, एक हो गया अनुशासन, और एक हो गया सही आचरण करना। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। What does the word विद्या मीन्स? विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, विद्या का मतलब होता है नॉलेज दैट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। अब आप ऐसे बोल सकते हो सर शिक्षा और विद्या में फर्क भी है क्या? हाँ फर्क है ना, शिक्षा और विद्या में फर्क है। क्या फर्क है? तो यही यहाँ लिख रहा है, वह ज्ञान जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए उसे विद्या कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? अभी हमने कहा शिक्षा क्या है? सीखना हो गया। किसी चीज को सीख रहे हो, उसकी शिक्षा मिल रही है आपको। लेकिन जब आप आत्म साक्षात्कार यानी कि खुद को पहचानने के लिए, आप खुद ही अंदाजा लगाओ, क्या आप हमेशा के लिए इस दुनिया में हो? बस इतना सोचो, क्या आप हमेशा के लिए इस दुनिया में हो? नहीं हो ना। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, आपसे पहले जो थे वो भी नहीं थे, और आपके बाद जो आएंगे वो भी नहीं होंगे हमेशा के लिए। तो हम जा कहां रहे हैं? इसका मतलब हम तो यहां है ही नहीं, हमारा बॉडी जला दिया जाएगा। तो जब आप ये चीज़ों को सोचोगे, गहराई से सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम तो वास्तव में, हम तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वास्तव में क्या हम हैं? तो जब आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन, तो पता करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो विद्या अर्जित करनी पड़ेगी। तो विद्या उसको कहते हैं जो आपको आत्म साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार की ओर लेकर जाए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लेकर जाए, तो जिससे आपको वास्तविकता पता चले कि आप हो कौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन शिक्षा? यानी कि पाश्चात्य एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? पाश्चात्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, बताओ। देखो यहाँ पर आंसर दे रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन स्ट्रेचेस बोथ एक्सटर्नल ट्रेनिंग एंड द इनर पोटेंशियल, व्हाइल इंडियन शिक्षा एम्फेसिस लर्निंग विद डिसिप्लिन। साफ साफ बता क्या रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा बाहरी प्रशिक्षण और आंतरिक क्षमता दोनों पर बल देती है। बाहरी प्रशिक्षण और आंतरिक क्षमता दोनों पर बल देती है, जबकि भारतीय शिक्षा अनुशासन और सीखने पर केंद्रित है। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, अनुशासन और सीख रहे हो। लेकिन पाश्चात्य में क्या है? पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो हमारे, जो अभी स्पेशली हम लोग कहते हैं ना, वेस्टर्न वर्ड से हमारे दिमाग में क्या आता है? वेस्टर्न कंट्रीज यानी डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये जो विकसित देश है ना, वो हमारे दिमाग में आता है वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। पश्चिमी देश मतलब भी पश्चिमी सभ्यता की बात होती है, जो अभी जिसे हम लोग विकसित कहते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से हम विकसित नहीं बोल सकते, क्योंकि विकास की परिभाषा ही अलग होती है। तो बोल क्या रहे हैं? पाश्चात्य शिक्षा बाहरी प्रशिक्षण और आंतरिक क्षमता दोनों पर बल देती है, लेकिन इंडियन जो है, इंडियन एजुकेशन, वो अनुशासन और सीखने पर केंद्रित होती है। अनुशासन और सीखने पर केंद्रित होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। बट व्हाट डज द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन टेल अस? मतलब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हमें क्या बताती है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है हमें क्या बताती है? तो ये बता रहा है, इट शोज एजुकेशन इज बोथ गिविंग ट्रेनिंग एंड ब्रिंग आउट द हिडन एबिलिटी। इसका मतलब क्या है? ये हमें बताती है कि शिक्षा प्रशिक्षण देने और छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने की दोनों की प्रक्रिया है।
अगर आपसे बोल भी दे, कोई पूछे व्हाट इज एजुकेशन, तो यहाँ लिखा है कि एजुकेशन इज बोथ गिविंग ट्रेनिंग एंड ब्रिंगिंग आउट हिडन एबिलिटी और क्वालिटी। बोल रहा ये बताती है शिक्षा जो शब्द है ये हमें बताती है कि शिक्षा प्रशिक्षण देने और छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने दोनों की प्रक्रिया है, सिर्फ प्रशिक्षण की प्रक्रिया नहीं है, यानी आपके अंदर जो पोटेंशियल छिपी हुई है ना उसको भी बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। व्हाट इज द ब्रॉडेस्ट मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ब्रॉडेस्ट मीनिंग यानी व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा का। देखो ये लिख रहा है ना कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा का व्यापक अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्यों को जीवन भर अर्जित करने की प्रक्रिया। ज्ञान, कौशल और मूल्य। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है नॉलेज, कौशल क्या होता है? स्किल होता है, और वैल्यूज़ क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। तीनों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो। ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नॉलेज का होना तो ज़रूरी है ही दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्किल का होना, स्किल मतलब आपके पास किसी तरह का स्पेसिफिक टैलेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वैल्यूज़ अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप एक जानवर के बराबर हो, इसलिए वैल्यूज़ का होना भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मूल अवधारणा क्या है। शिक्षा की मूल अवधारणा क्या है? तो गेनिंग नॉलेज, हैबिट एंड वैल्यूज फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, मतलब औपचारिक हो या अनौपचारिक रूप से ज्ञान, आदतें और मूल्य प्राप्त करना। ज्ञान, आदतें और मूल्य प्राप्त करना ही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा की मूल अवधारणा है। ज्ञान औपचारिक हो या अनौपचारिक। औपचारिक मतलब क्या हो गया, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो औपचारिकता और अनौपचारिकता मतलब होता है, एक होता है औपचारिक तरीके से, यानी कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में जा करके, विद्याश्रम में जा करके, आश्रमों में जा करके एक औपचारिक तरीके से आप शिक्षा अर्जित कर रहे हो। एक अनौपचारिक क्या होता है? कहीं भी हमें शिक्षा, क्योंकि हमें शिक्षा कहीं से भी मिल जाती है, तो कहीं से किसी भी तरीके से शिक्षा का अर्जित होना अगर वो औपचारिक नहीं है तो वो अनौपचारिक कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मली और इनफॉर्मली नॉलेज को, हैबिट को, वैल्यूज को प्राप्त करना ही क्या होता है दोस्तों? ये शिक्षा की मूल अवधारणा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर मान लो, देखो दोस्तों अभी तक हमने देखो करीब 37 क्वेश्चन कवर कर लिए और अभी मिनट हो रहा है करीब 29 और 30 मिनट ही हो रहा है, सोचो। और हम किस क्वेश्चन पर है? 37 क्वेश्चन पर है। अगर आप नॉर्मली, अगर मैं होता ना, मान लो कि सपोज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता और अब मैं आपको रिवीजन के वक्त 4-4 ऑप्शन दे रहा होता, तो 4-4 ऑप्शन पढ़ने पर ही यानी कि 1 घंटे में मात्र 20 से 25 क्वेश्चन ही कवर हो पाता है, 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन अभी रिवीजन के वक्त क्या है? रिवीजन के वक्त अभी करीब आधे घंटे हुए और हम आधे जो है क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा। बड़ा मेन एम, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी व्यक्ति और समाज का विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और समाज का विकास। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप वीडियो को 1.5x पर कर दीजिए, जिससे कि मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से? शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से दोस्तों? तो शिक्षा के प्रमुख रूप है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तीन रूप है, स्पेशली शिक्षा के कितने रूप है? 3 रूप है शिक्षा के। एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक और एक है गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्हाट इज मीन बाई फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से आप क्या समझते हो? अभी हमने क्या कहा? अभी हमने यहाँ पढ़ा कि शिक्षा के प्रमुख रूप कौन से, कितने हमने पढ़े? 3 पढ़े। कितने? 3। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम 3 रूप हमने पढ़ा है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल और एक है नॉन फॉर्मल। अब एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि आगे फॉर्मल क्या है। बड़ा औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो औपचारिक शिक्षा से विद्यालय या महाविद्यालय में संरचित और पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रक्चर्ड एंड करिकुलम बेस्ड लर्निंग इन स्कूल्स और कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज और विद्यालय में जो आप लोग करिकुलम वाली पढ़ाई करते हो ना, करिकुलम मतलब क्या हो गया? एक पाठ्यक्रम वाला, कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है और संस्थाओं में जा करके पढ़ना है, तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। यानी औपचारिक ऐसे समझ रहे हो ना, ऑफिशियल, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज मीन बाय इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल शिक्षा से आप क्या समझते हो, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? थोड़ा परिवार से, समाज, मीडिया या जीवानुभव के माध्यम से सीखना, यानी परिवार के माध्यम से सीखना, समाज के माध्यम से सीखना, मीडिया के माध्यम से सीखना। मीडिया मतलब जैसे मान लो आप सोशल मीडिया वगैरह, कहीं भी यूट्यूब वगैरह, आजकल तो सब क्या है, सब ऑनलाइन सीखते हैं ना, मीडिया के माध्यम से, या जीवानुभव यानी जीवन के
अनुभवों के माध्यम से सीखना होता है ना। जीवन के अनुभव को कैसे बोल सकते हैं, देखो ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि आप एक बार कहीं रास्ते से जा रहे थे और क्या हुआ कि गलती से आपको एक सड़क पर एक गड्ढा मिला और आपकी गाड़ी का एक पहिया गड्ढे पे लगा और आप थोड़े हिल गए। अब क्या होगा, आप जब दूसरे दिन वहाँ से गुजरोगे तो आपको वहाँ का अनुभव हो चुका होगा कि इस तरीके से यहाँ से बचना है। या फिर लाइफ में किसी से आपने धोखा खाया है तो आप अगली बार संभल के चलोगे कि वापस से ऐसे धोखे नहीं खाने हैं। तो ये ऐसे अनुभव को जीवन का अनुभव कहते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब ये गैर औपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों, गैर औपचारिक तो बोला ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड फॉर्मल स्कूल्स लाइक स्किल ट्रेनिंग। समझना यहाँ स्किल ट्रेनिंग, जो आप लोग एक्स्ट्रा स्किल सीखते हो ना, स्किल मतलब जैसे मान लो कम्युनिकेशन स्किल आपने सीखा, जा करके आपने कोई हाथ का गुण सीखा जिससे कि अगर आपको नौकरी ना भी हो तो भी आप मार्केट में उससे कुछ काम करके आप अच्छे से कमा सकते हो, है ना। स्किल ट्रेनिंग जैसे मान लो कि ITI वगैरह हो गए। स्किल ट्रेनिंग जैसे मान लो कि स्पेसिफिक हम लोग कोई कोर्स करते हैं ना, जिसमें हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम लोग अपनी स्किल को और बढ़ाते हैं। तो वो आते क्या, औपचारिक विद्यालयों के बाहर, औपचारिक विद्यालयों के बाहर संगठित शिक्षा जैसे कौशल प्रशिक्षण। औपचारिक विद्यालयों के बाहर जो संगठित शिक्षा होती है संगठित ही, ध्यान रखना कैसी संगठित है। हमने क्या कहा, एक बार ध्यान से, एक बार शांत दिमाग से सोचो। हमने पढ़ा औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। तो हम लोग अनौपचारिक को हटाते हैं समाज की शिक्षा को, पहले पढ़ते हैं हम लोग औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या है, जो हम ऑफिस वगैरह जैसे स्कूल वगैरह में जो पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में, तो जो हम लोग स्किल लर्निंग कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी तो हम कहीं ना कहीं संस्था में जा करके ही कर रहे हैं ना। स्कूल भी संस्था है, कॉलेज भी संस्था है, और जो हम स्किल लर्निंग कर रहे हैं वो भी तो किसी संस्था से कर रहे हैं। तो बस है तो दोनों में फ़र्क क्या है, औपचारिकता का ही है ना। लेकिन क्या है, एक औपचारिक हो जा रहा है और दूसरे को हम गैर औपचारिक कर रहे हैं। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर जो हमने देखा ना, अभी हमने पढ़ा कि अनौपचारिक नहीं है वो क्या है, गैर औपचारिक है। तो विद्यालय के बाहर संगठित शिक्षा जैसे कौशल शिक्षा, ये हो गया हमारा गैर औपचारिक। एक बार लास्ट में तीनों को बता दूं, स्कूल कॉलेज में जो हम लोग शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो होता है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। और स्कूल कॉलेज से बाहर जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे समाज में लोगों से सीखना, जीवन के अनुभव से सीखना, टीवी वगैरह पर देख करके सीखना, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन स्कूल जैसी संस्थाओं में ही हम लोग अलग तरीके से स्किल सीखते हैं, कोई गुण सीखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। व्हाई इज एजुकेशन कॉल्ड ए सोशल प्रोग्रेस। एजुकेशन को सोशल प्रोग्रेस क्यों कहा जाता है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया, सॉरी प्रोग्रेस नहीं है, प्रोसेस है, माफ कीजिएगा। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल टू लिव एंड वर्क इन सोसाइटी, क्योंकि ये लोगों को तैयार करता है, कहाँ, ये जो है व्यक्ति को समाज में रहने और कार्य करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को वाई एजुकेशन इज कॉल्ड सोशल प्रोसेस, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं। यानी शिक्षा जब सामाजिक प्रक्रिया, सोचना एक बार, सामाजिक प्रक्रिया का मतलब हो गया समाज से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, कौन, शिक्षा। तो समाज से रिलेटेड क्या काम करता है, शिक्षा इंसान को रहने लायक बनाते हैं, जीवन जीने लायक बनाते हैं, समाज में रहने लायक बनाता है। तो वही लिख रहा है, क्योंकि शिक्षा क्या करता है, व्यक्ति को समाज में रहने और कार्य करने के योग्य बनाती है। क्योंकि देखो समझना, समाज में यानी कि देखो तो जानवर भी रहते हैं, जानवरों का भी देखना अपना एक गुट होता है ना, अपना एक समाज टाइप का होता है ना, भेड़ियों का अलग होता है। तो लेकिन उनका जो रहन सहन और इंसानों के रहन सहन में क्या फ़र्क है, ओनली शिक्षा का फ़र्क है। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, हमारी शिक्षा जो है हमें एक सूत्र में बांध करके रखती है, लेकिन जानवर एक दूसरे को मारने काटने पर दौड़ते रहते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है, शिक्षा का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। रिलेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संबंध किससे, व्यक्तिगत विकास से। शिक्षा का व्यक्तिगत विकास से क्या संबंध है, शिक्षा का व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत मतलब दूसरों की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। इंडिविजुअल मतलब अपनी बात होना, दूसरों की नहीं, ठीक है। तो दूसरों की बात जब होती है तो अब पब्लिक हो जाएगा, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल नहीं होगा। दूसरों की बात होगी तो कम्युनिटी हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं होगा। यानी कि अपने विकास में शिक्षा का क्या संबंध है। तो दोस्तों लिख रहा है, शिक्षा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं का विकास करती है। यानी कि एजुकेशन डेवलप्स मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एबिलिटीज। आपको अगर देखो, आप शिक्षित हो, आप समझ, शिक्षित मतलब क्या होता है, समझदार होना। अगर आप समझदार हो तो आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली जो है आप बहुत ज़्यादा फिट रहोगे, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में। व्हाई इज एजुकेशन रिलेटेड टू डेमोक्रेसी।
एजुकेशन हाउ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाउ इज़ एजुकेशन रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, यानी कि एजुकेशन शिक्षा डेमोक्रेसी से कैसे संबंधित है, शिक्षा डेमोक्रेसी से कैसे संबंधित है। तो शिक्षा का लोकतंत्र से क्या संबंध है, बताओ लोकतंत्र से क्या संबंध है। तो देखो दोस्तों लिख रहा है, इट प्रोमोट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, टॉलरेंस एंड पार्टिसिपेशन। ये क्या करता है, ये जागरूक नागरिक, सहिष्णुता और भागीदारी को बढ़ावा देती है। समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सिर्फ इस टॉपिक को कवर करें ना तो आधा घंटे से ज़्यादा की अलग क्लास होगी, समझो बात को। शिक्षा क्या करती है, जागरूक नागरिक, इसको हम लोग बोलते हैं इसको मतलब जनता को अपने अधिकारों के बारे में, अपने राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में, इन सभी के बारे में जागरूक होना, इनलाइटमेंट, ठीक है। एक होता है ना इनलाइट, क्या कहते हैं उसको, अपने अधिकारों को अच्छी तरीके से जानना, अपने मतलब सामाजिक प्रक्रियाओं कानूनों को अच्छी तरीके से जानना, ये सारी चीज़ें जो है ना एक शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। आप अगर मान लो किसी ऑफिस में जाते हो कोई काम करने को लेकर के, तो आपको अगर उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो कि हाँ ये कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका जो ड्यूटी क्या है, तो आप वहाँ पर आसानी से काम करवा सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते वो जाकर पूछेंगे, उनको पूछने के बावजूद भी उनको समय भी ज़्यादा लगेगा और काम भी ठीक से नहीं होगा। यानी शिक्षा क्या करती है, आपको जागरूक नागरिक बनाती है। चाहे वो आपकी जागरूकता आपके अधिकारों के प्रति हो, न्याय व्यवस्था के प्रति हो, इलेक्शन के प्रति हो, या देश के दायित्वों के प्रति हो। आप बोलते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, व्यवहारों के प्रति हो, ये सभी जागरूकता जो है वो शिक्षित व्यक्ति में ज़्यादा होती है। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, अगर आप शिक्षित हो तो सामने वाला इंसान आकर के अगर आपको गाली भी दे देना, आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोले और आपको लगता है कि इससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि बेवकूफ़ों को 2 रुपये दे दो लेकिन बुद्धि मत दो, है ना। लेकिन वही अगर आप अशिक्षित हो गए तो किसी के बात को बुरा मान लोगे। माफ़ करना लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आप मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हो, अगर मान लो कि आप एक टीचर हो, अगर मान लो कि आप एक बड़े बड़े प्रोफेसर हो, लेकिन अगर आपको किसी की बातों का बुरा लग जाता है ना, तो आप सही मायने में पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो। क्योंकि शिक्षित लोग जो होते हैं वो सामने वाले को मतलब एक बालक का जैसा मान करके उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो सहिष्णुता आ जाती है हमारे शरीर में। उसके बाद है पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं भागीदारी को बढ़ावा देता है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज एजुकेशन सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन को कैसे सपोर्ट करता है, यानी शिक्षा आधुनिकीकरण। बोला ना, शिक्षा आधुनिकीकरण को कैसे बढ़ावा देती है। आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है, आधुनिकीकरण मतलब होता है कि पारंपरिक तरीकों से जो चीज़ें चल रही है उसको छोड़ करके हम लोग नए तरीकों को अपनाते हैं। तो नए तरीकों को अपनाना ही क्या है, आधुनिकीकरण है। स्पेशली आधुनिकीकरण किन चीज़ों की वजह से है, तो कंप्यूटर की वजह से, साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से आधुनिकीकरण है। अगर आप कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी नॉलेज को अगर आप हटा दो तो हम आज भी उसी जगह चले जाएंगे जहां से हमने सदियों पहले शुरुआत की थी। तो शिक्षा आधुनिकीकरण को कैसे बढ़ावा देती है, तो वैज्ञानिक सोच और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करके। मैंने आपको क्या कहा, बाय इनकरेजिंग साइंटिफिक थिंकिंग एंड सोशल चेंज। यानी कि आपके अंदर अगर वैज्ञानिक सोच हो, वैज्ञानिक सोच कैसा होता है दोस्तों, वैज्ञानिक सोच होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग, क्वेश्चन अराइज करना। वैज्ञानिक सोच होता है तर्क शास्त्र के अकॉर्डिंग तर्क बुद्धि का अपनाना, यानी हर चीज पे क्वेश्चन अराइज करना और सोचना कि ये कैसे होगा, अगर ये ऐसे नहीं हो रहा तो कैसे होगा, क्या ये सही है। वैज्ञानिक सोच मतलब होता है फैक्ट के साथ थिंकिंग, समझो एक रियलिटी बेस्ड थिंकिंग होता है वैज्ञानिक थिंकिंग। और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, ये शिक्षा का ही काम है। शिक्षा के बिना आप समाज को नहीं बदल सकते, और जब समाज नहीं बदलेगा तो मॉडर्नाइजेशन कैसा। समाज को आधुनिक करने के पीछे का जो हथियार है वो शिक्षा का ही है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने अभियंता कहा है, यानी कि शिक्षकों को मतलब सोशल इंजीनियर कहा है। यानी भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है कि शिक्षा के सोशल इंजीनियर है, यानी कि समाज को बदलने के लिए इनके पास क्वालिटी है शिक्षक के पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। व्हाट इज मीन बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग। व्हाट इज मीन बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी जीवन भर सीखने से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। तो देखो, जीवन भर सीखने से आशय है कि सीखना जीवन भर चलता रहता है, केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है क्या कि लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, नॉट ओनली इन स्कूल। आप जैसे मान लो आप बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बावजूद भी आप समाज से कुछ ना, भले आप औपचारिक शिक्षा ना हो लेकिन आप समाज से कुछ सीख रहे हो। अनौपचारिक शिक्षा से आप सीख रहे हो, गैर औपचारिक शिक्षा से भी सीख सकते हो, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। व्हाई इज करिकुलम इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में करिकुलम इंपॉर्टेंट क्यों है, शिक्षा में पाठ्यक्रम का महत्व क्यों है। ये बहुत सोचने वाली विषय है। पाठ्यक्रम का विषय समझते हो दोस्तों, पाठ्यक्रम मतलब क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हो ना आपके सिलेबस में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है।
वो सिलेबस क्यों होता है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो लिख रहा है क्या, यह बताता है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना और क्यों सीखना है। पाठ्यक्रम का इतना रोल है, रोल और भी है, लेकिन पूरे रोल को हमने क्या किया, एक लाइन में कर दिया है। और इसका पाठ्यक्रम का महत्व हो जाता है, इट गाइड्स व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड वाई टू लर्न। ये हमें गाइड करता है, हमारे पाठ्यक्रम मतलब हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो चैप्टर्स है, हमें गाइड करते हैं कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्यों सीखना है। क्योंकि जब आपको पता हो आपको क्या सीखना है तो आपके पास वो कंटेंट है, आपको पता है कैसे सीखना है तो टीचर्स भी आपको हेल्प करने के लिए, और क्यों सीखना है तो उसकी ज़रूरत भी आपको बता दी जाती है, तो आप और भी तेज हो जाते हो पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन एजुकेशन। शिक्षा में एक टीचर का क्या रोल होता है, यानी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो आंसर है थ्रू गाइड, इंस्पायर एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग। शिक्षक की भूमिका बस इतनी है कि शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन करेगा बच्चों को, साथ ही साथ उनको प्रेरित करेगा कोई काम करने के लिए, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, भागीदारी के लिए, और विद्यार्थियों को सीखने में भी सहायता करना। यानी कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को सीखने में सहायता करना किसका काम है? एक शिक्षक का काम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। व्हाट इज कंसीडर्ड द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है दोस्तों? बोल रहा शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या माना? अल्टीमेट गोल मतलब क्या? फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम जो लक्ष्य वो क्या है? तो बोल रहा क्या? सेल्फ रियलाइजेशन एंड कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार, और कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब पूर्ण मानव विकास। आप एक बार सोचो, क्या आप अपना खुद का विकास कर सकते हो? यस कर सकते हो, लेकिन कैसे? जब आप ये सोचते हो ना कैसे, तो उसका आंसर आता है नॉलेज, शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? जैसे मान लो आपको हमने यहाँ खड़ा कर दिया, अब बगल में बिल्कुल आपके आकार का, आपके जैसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, आपके आकार का स्ट्रक्चर वाला एक चिंपैंजी हमने खड़ा कर दिया। अब आप बताओ आप में और उसमें क्या फ़र्क है? आप बोलोगे कि हाँ फिजिकली तो फ़र्क है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो मेन फ़र्क है वो है एजुकेशन का, शिक्षा का। अगर उसे भी हमने शिक्षित कर दिया, वो अगर आपके जैसा शिक्षित है तो आपसे बेटर काम कर लेगा वो, लेकिन फ़र्क किसका है? शिक्षा का है। तो शिक्षा का हमारा जो मेन एम क्या है? आत्म साक्षात्कार और पूर्ण मानव विकास। हमारे खुद के बारे में बताना, हमें ये पहचान करवाना कि हम कौन हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताना कि मानव का पूर्ण विकास कैसे होगा, ये शिक्षा का ही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज मीन्ड बाय फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन से क्या समझते हो? एक बात बताओ, हमारा इस सिलेबस में है ना, एग्जाम के सिलेबस में है ना फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, यानी शिक्षा का दर्शन से अभिप्राय क्या है? क्या है ये शिक्षा का दर्शन? तो शिक्षा का दर्शन है स्टडी ऑफ एम्स, उद्देश्यों के बारे में, मेथड्स के बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, बोला क्या? शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों और समस्याओं का अध्ययन करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन समझना। दर्शन, दर्शन क्या है? किसी चीज़ के अंदर छिपी हुई प्रतिभा, यानी कि छिपी हुई ज्ञान को भी हम दर्शन बोल सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में जब आप पता करोगे तो शिक्षा का उद्देश्य के बारे में, शिक्षा के विधियों के बारे में कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा की क्या विधियाँ हैं, क्या तरीके हैं, और साथ ही साथ शिक्षा में यानी अध्ययन में आने वाले जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटाना, ये सब क्या है? शिक्षा के दर्शन का अभिप्राय है। फिर से बता दे रहा हूं कि शिक्षा के उद्देश्य, विधि और समस्याओं का अध्ययन ही शिक्षा का दर्शन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर फिलोसॉफी एंड एजुकेशन कनेक्टेड, यानी दर्शन और शिक्षा कैसे कनेक्टेड है? दर्शन और शिक्षा कैसे कनेक्टेड है? तो दोस्तों दर्शन और शिक्षा का कनेक्शन का एक ही ये लिख रहा है, दर्शन और शिक्षा कैसे जुड़े हुए? तो बोल रहा है फिलोसॉफी सेट्स द गोल्स, सेट करता है, बनाता है। क्या बनाता है? फिलोसॉफी क्या बनाता है दोस्तों? फिलोसॉफी सेट्स द गोल्स, एजुकेशन अप्लाइज देम। मतलब दर्शन लक्ष्य तय करता है और शिक्षा उन्हें लागू करती है। फिलोसॉफी और एजुकेशन का कितना शानदार रिलेशन है कि दर्शन लक्ष्य तय करता है। जैसे मान लो एक तरीके से आंख और धनुष इसका है, दोनों का उद्देश्य क्या? एक फिलोसॉफी और एक एजुकेशन क्या? आपके हाथ में तीर धनुष है, वो आपकी शिक्षा हो गई, और आपकी जो नज़रें हैं ये आपका दर्शन हो गया। अब दर्शन लक्ष्य तय करेगा, यानी आंखें बताएगी कि मारना कहाँ पर है, और शिक्षा उसको लागू कर देगी। शिक्षा बोलेगी चल ले।
अब आप सीधे जाकर के उस टारगेट को हिट कर दोगे। यानी शिक्षा में दर्शन का इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार है, जैसे धनुष चलाते वक्त आंखों का इंपॉर्टेंस होता है। चलो दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है और समय थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाते हुए जाऊं। लेकिन फास्ट लर्निंग तो ये हुआ है, ऑब्वियसली ये मैं मानता हूं कि 60 क्वेश्चन को कवर करना 60 मिनट के अंदर वास्तव में ये बहुत ही सही है, जिससे कि आपका समय बच जाए। लेकिन मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक बार, जस्ट 1 सेकेंड का कम समय का हिस्सा लगेगा, आप सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल बटन कर दो, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाई इज एजुकेशन कॉल्ड द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसॉफी, यानी शिक्षा को दर्शन का व्यवहारिक पक्ष क्यों कहा जाता है। प्रैक्टिकल साइड यानी व्यवहारिक पक्ष क्यों कहते हैं, दर्शन को, शिक्षा को दर्शन का व्यवहारिक पक्ष क्यों कहते हैं। बिकॉज इट पुट्स फिलोसॉफिकल आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाती है। शिक्षा को दर्शन का व्यवहारिक पक्ष, यानी दर्शन क्या है, दर्शन में मैंने कुछ सोचा कि ऐसा होना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से मैंने उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। मैंने कहा ना, दर्शन लक्ष्य निर्धारित करती है, शिक्षा उसको पूरा करती है। तो यहाँ क्या बता रहा कि दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाने का काम कौन करती है, तो दार्शनिक विचारों को व्यवहार में लाने का काम शिक्षा करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला, हाउ डज फिलोसॉफी गाइड द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे दिशा देता है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को दिशा देने का काम किसका है, दर्शन को है। जाने का काम किसको है, लागू करने का काम किसका है, शिक्षा को है। तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे दिशा देता है, तो विभिन्न दर्शन अलग अलग शैक्षिक लक्ष्य तय करते हैं। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स डिसाइड डिफरेंट एम्स। जैसे मान लो बहुत सारे दर्शन है, मान लेते वेदांत दर्शन, ठीक है, मान लेते जैसे मान लो वेदांत दर्शन के साथ और भी बहुत सारे दर्शन हैं, ठीक है। तो ऐसे में दर्शन जो है, अलग अलग दर्शन अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करेंगे और शिक्षा उसको पूरे करने में मदद करती है। तो वही लिख रहा है कि जो अलग अलग दर्शन है वो अलग अलग शैक्षिक लक्ष्य तय करते हैं, जिससे दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करते हैं, दिशा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ डज फिलोसॉफी अफेक्ट द करिकुलम। फिलोसॉफी करिकुलम को कैसे प्रभावित करता है, यानी दर्शन पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करता है, दर्शन पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों लिख रहा है, इट डिसाइड्स व्हाट सब्जेक्ट स्किल्स और वैल्यू टू इंक्लूड। दर्शन पाठ्यक्रम को, आपका जो बुक है ना, किताबें, किताबों में देखना पाठ्यक्रम होते हैं, लेसन्स होते हैं। तो लेसन्स को कैसे बनाया जाए कि आपका भी विकास हो, आपका मानसिक भी विकास हो, साथ ही साथ आप समाज में एक रिसोर्स, एक संसाधन के तौर पर विकसित हो, उसके लिए पाठ्यक्रम का निश्चित करना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम जब हम लोग फिक्स करते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं, उस सिलेबस में फिलोसॉफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वही लिख रहा है कि दर्शन पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करता है, तो यह तय करता है कि कौन कौन से विषय, कौशल और मूल्य शामिल हो। दर्शन तय करता है कि बच्चों के विकास के लिए कौन कौन से विषय, कौशल और मूल्य शामिल किए जाने चाहिए, जिससे आप पूरी तरीके से विकसित हो सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ डज फिलोसॉफी शेप टीचिंग मेथड। फिलोसॉफी जो है टीचिंग मेथड को कैसे आकार देता है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हम सब पर भी प्रभावित होती है, हम सब पर भी शिक्षा यानी दर्शन लागू होते हैं। हमारी शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करता है दर्शन। बोला, दर्शन शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित करता है। बताओ, शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित करता है। शिक्षण विधियाँ होती क्या है, शिक्षण पढ़ाने के अलग अलग तरीके शिक्षण विधियाँ होती है ना, ठीक है। बोल रहा है क्या, इट सजेस्ट लेक्चर, डिस्कशन और प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड्स। मतलब कि यह व्याख्यान, चर्चा या अनुभवात्मक सीखने जैसी विधियां सुझाता है। क्या करता है, व्याख्यान मतलब लेक्चर देना। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे समझाने में बहुत सारी गलतियाँ हो। अब मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कमेंट कर दो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करूँगा कि दोस्तों मेरे आप लोगों ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँ। और चर्चा, डिस्कशन के मुद्दे को भी सजेस्ट करता है। अनुभवात्मक, प्रैक्टिकल लर्निंग मैथड को भी क्या करता है, सुझाता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग मैथड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक ही सही तरीके से ना शिक्षा दे पाए तो क्या फ़ायदा, वो स्टूडेंट का तो बंटाधार हो जाएगा फिर, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप में हर दिन इंप्रूवमेंट करने के लिए, जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो सके, और आपका इंप्रूवमेंट होगा तो सोसाइटी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पूरे कंट्री और उसके पास विश्व के डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए एक बार इसको आंसर पढ़ लेते हैं कि यह क्या क्वेश्चन है कि दर्शन शिक्षण विधियों को कैसे प्रभावित करता है। तो यह व्याख्यान, चर्चा और अनुभवात्मक शिक्षा सीखने जैसी विधियां सुझाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन्ड बाय एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी इज ब्लाइंड। व्हाट इज मीन बाई एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी इज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है, दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है। दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है, इसका अर्थ क्या है,
दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है, इसका अर्थ क्या है? यह देखो मेरा मतलब पूरा क्या एग्जाम्पल दिया ना मैंने, एग्जाम्पल बिल्कुल सेट हो गया इसके जैसा। मैंने भी आपको क्या कहा था, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा दर्शन के लक्ष्य को पूरा करती है ना, दर्शन लक्ष्य निर्धारित करती है, शिक्षा उसको पूरा करती है। मैंने आपको कहा था ना कि दर्शन आंखें होती है और आपके हाथ में जो तीर धनुष होता है वो शिक्षा होता है। तो टारगेट कौन करता है? टारगेट आंखें करती है, आंखें बोलती है उसको, उस टारगेट को हिट करो, और ये जो तीर है, तीर धनुष, वो छूट जाता है कहां पर? सीधे उस टारगेट पर। यानी कि तीर धनुष की आंखें कौन सी है? दर्शन है। तो यही बता रहा है कि दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है। दर्शन ही नहीं होगा तो शिक्षा से आप टारगेट हिट कैसे करोगे? तो दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है, इसका अर्थ क्या है? तो एजुकेशन नीड्स डायरेक्शन विच कम्स फ्रॉम फिलोसॉफी। एजुकेशन नीड्स डायरेक्शन, एजुकेशन को एक डायरेक्शन की जरूरत है, यानी शिक्षा को एक दिशा चाहिए और वो दर्शन से मिलती है। अगर तीर कहीं पर चलाना है तो आपको एक दिशा चाहिए, आपको एक जगह चाहिए, आपको एक टारगेट चाहिए। वो टारगेट को देखने का काम किसका? उस टारगेट को देखने का काम आंखों का है। और यही है कि अगर आंखें नहीं होगी तो शिक्षा अंधी होगी। इसका मतलब हो गया शिक्षा को दिशा चाहिए और दर्शन से मिलती है। अगर दर्शन नहीं है तो शिक्षा क्या है? अंधी है। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ दोस्तों। और मात्र 4 क्वेश्चन बचे हैं। आप सब्सक्राइब, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। हाउ डज फिलोसॉफी हेल्प इन वैल्यू एजुकेशन? फिलोसॉफी वैल्यू एजुकेशन को कैसे मदद करती है, यानी मूल्य शिक्षा में दर्शन कैसे सहायक है? मूल्य शिक्षा में दर्शन कैसे सहायक है? बोला इट गाइड्स व्हाट इज गुड, एथिकल एंड इंपॉर्टेंट। क्या बताता है? यह बताता है कि क्या अच्छा, नैतिक और महत्वपूर्ण है। क्या अच्छा, नैतिक और महत्वपूर्ण है? कौन? मूल्य शिक्षा में दर्शन कैसे सहायक है? मूल्य मतलब वैल्यू, आपके अंदर वैल्यू को जागृत करने में दर्शन का क्या रोल है? सपोज ऐसे मान लो कि ये अच्छा, नैतिक और महत्वपूर्ण क्या है ये बताता है। सपोज मान लो कि आप जब विचार कर रहे हो कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर विचार क्या आएगा? क्या ये अच्छा है, क्या गलत है, सही है? इन सब की जो अंदर जो क्रिएटिविटी आती है ना, जो मतलब जो सोच आता है, वो दर्शन से आता है। क्योंकि दर्शन ही आपको बताता है कि अच्छा क्या है, नैतिक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। क्या आपको अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, सही है या गलत है? सपोज मान लो आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हो, रिश्तेदार के पास गए तो आप बड़े रिश्तेदारों में से दादा दादी वगैरह मान लो कोई अगर और मिल गए कहीं पर, तो क्या आप उनके पैर छुओगे नहीं छुओगे? उस वक्त क्या सही है क्या गलत है? कोई आके आपको कुछ बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ये सारी चीजें जो ये बताता है कि अच्छा, नैतिकपूर्ण और महत्वपूर्ण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू डिफरेंट फिलोसॉफीज अफेक्ट टीचिंग, यानी विभिन्न दर्शन शिक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं। जो अलग अलग दर्शन है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो शिक्षण को कैसे प्रभावित करती है। तो दे डिफर इन गोल्स, रोल ऑफ टीचर एंड मेथड्स, यानी कि वे लक्ष्यों, शिक्षकों की भूमिका, विधियों में अलग अलग विचार रखते हैं। यानी कि जिस दर्शन को, जैसे मान लो आप वेदांत दर्शन पढ़ रहे हो, तो वेदांत दर्शन में क्या है कि शिक्षकों की भूमिका, उनकी विधियां और उनके लक्ष्य में थोड़ा फर्क होगा। हर एक दर्शन अलग अलग दिशा निर्धारित करता है। किसके? शिक्षकों के लिए, टीचरों के लिए, या शिक्षण विधियों के लिए जो है अलग अलग दिशा निर्धारित की जाती है। दोस्तों 58 क्वेश्चंस हो गए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन? मतलब शिक्षा के दर्शन में कौन से मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं? शिक्षा के दर्शन में मुख्य प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो दोस्तों आंसर है एम ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, मेथड्स एंड रिलेशन विद सोसाइटी। यानी दर्शन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे रिलेटेड? तो एक तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक की भूमिका, विधियां और समाज से संबंध। इस तरह के क्वेश्चन जो है दर्शन में पूछे जाने हैं। देखना ना, शिक्षा के दर्शन में ध्यान रहे, नॉट ओनली इन दर्शन, सिर्फ दर्शन में तो बहुत सारे आ जाएंगे, ज्ञान आ जाएगा, तत्व आ जाएंगे, ठीक है, परम ज्ञान, आत्म प्राप्ति, मोक्ष सब आ जाते हैं। लेकिन शिक्षा के दर्शन में क्या पूछे जाते हैं? शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षक की भूमिका, विधियां और समाज से संबंध, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। बोला हाउ डज फिलोसॉफी सपोर्ट द आइडिया ऑफ कंटिन्यूअस एजुकेशन? कैसे फिलोसॉफी सपोर्ट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है? तो दर्शन जो है निरंतर शिक्षा के विचार को कैसे समर्थन करता है? निरंतर शिक्षा के विचार, निरंतर यानी लगातार, कंटिन्यूअस शिक्षा के विचार को कैसे समर्थन देता है? तो लिख रहा है इट प्रोमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। निरंतर शिक्षा का मतलब क्या होता है? निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, जो रुकता नहीं है। और जो रुकता नहीं है इसका मतलब वो चलता रहता है। जो चलता रहेगा वो कब तक चलेगा? जब तक जीवन है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जीवन भर सीखने की अवधारणा को क्या करता है? यह जीवन भर सीखने की अवधारणा को बढ़ावा देता है। जीवन भर सीखने की अवधारणा को बढ़ावा देता है। यानी निरंतर शिक्षा का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गया। जीवन भर शिक्षा, क्या? जीवन भर शिक्षा, सीखने की अवधारणा। तो दोस्तों
उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन पर क्लिक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के अगले सेट नंबर 2 में, जिसमें हम और भी अधिक क्वेश्चंस या और भी फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम।